हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का। देखिए, मैंने आपको कुछ रूल जो है इंटरप्रिटेशन के वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको इंटरप्रिटेशन के और टॉपिक्स में भी क्लियरिटी आ जाएगी। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन का, और एग्जाम में ये हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आइए बात करते हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। देखो, आप इसके नाम पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसके नाम पे फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली किस तरीके से हमारी हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन में। तो नाम है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पे हारमोनियस वर्ड जो है, मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारी इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन वो तरीका है, इट इज ए मीन बाय विच वी रीच टू द कंक्लूजन ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का भी एक डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इंटरप्रिटेशन तक पहुंचते हैं। तो यहां पे जो हार्मनी हार्मनी अब हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है कि आपस में अच्छे रिलेशंस हो। हिंदी में बोलें तो मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सद्भाव हो। हिंदी वर्ड मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सद्भाव हो, हिंदी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये थोड़ी कहा जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली यहाँ पे अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि दो और उससे ज्यादा प्रोविजंस के बीच में अगर क्या है, रिपिग्नेंसी है। अब यहाँ पे रिपिग्नेंसी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट है, और उस स्टैट्यूट में जब हम उसकी एक पूरे एक्ट की, पूरे लॉ की जब प्लेन रीडिंग करते हैं तो हमें ये समझ में यहाँ आता है, ये समझ में आता है कि देखिए, दो प्रोविजंस हैं और दोनों प्रोविजंस में कोई भी दो प्रोविजंस हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से देयर आर टू प्रोविजंस एक ही स्टैट्यूट में, ठीक है। और उन दो प्रोविजन से बेसिकली क्या है, उन दोनों प्रोविजंस में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है ये आप समझिएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से आ रहा है कि दोनों में बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस हैं। तो हम दो सेक्शंस को यहां जब रीड करते हैं तो दो सेक्शंस में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपग्नेंट। यानी कि एक तरीके से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे वर्ड मैंने रिपग्नेंट वर्ड जो है वो यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो जब ऐसे होने लग जाए किसी स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन करने में, तो आप देखोगे कि जब उस मैटर के ऊपर केस चलेगा कोर्ट में, तो दोनों साइड के जो एडवोकेट होंगे वो अपनी अपनी तरफ से अपना अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे। वो अपना अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे और जो उनकी इंटरप्रिटेशन है उसको वो सही बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि कभी भी लॉ मेकर, लेजिस्लेचर ने जब लॉ को बनाया होगा तो लेजिस्लेचर ने इंटेंशनली तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा कि एक ही एक्ट में दो डिफरेंट डिफरेंट बातें लिख दी जाए, दो ऐसे प्रोविजंस हो जो एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग हो। और अगर दो प्रोविजन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो किसको माने, कौन से प्रोविजन को फॉलो करें और कौन से प्रोविजन को अवॉइड करें। तो यहां पे अब कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंट ओपिनियंस है इन द सेम एक्ट, इसमें कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाए कि दोनों बातों को रखा जाए, यानी कि दोनों प्रोविजंस को साथ में लेकर चला जाए, दोनों प्रोविजंस के बीच में हार्मनी रहे। ये नहीं कहा जाएगा कि एक प्रोविजन ही सरवाइव करेगा और दूसरा वाला प्रोविजन सरवाइव नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी दो सेक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट है तो कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि ये जो सेक्शन है, पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन पूरी तरीके से वैलिड है और दूसरा सेक्शन पूरी तरीके से वॉइड है, इसलिए दूसरे वाले सेक्शन को मानने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो लेजिस्लेचर, लॉ मेकर वो उसी टाइम पे उस दूसरे सेक्शन को नहीं रखते। लेकिन दोनों को जब साथ में रीड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आते हैं, यहाँ पे कुछ केसेस भी हैं जिनके बारे में बात कर लूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जहां पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे और तब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सहारा लिया गया। जैसे कि शंकरी प्रसाद का जो केस आया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो केस था, उसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की हेल्प ली गई थी। उसके साथ साथ मैं बात करूं अगर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965, उस केस में भी यहां पे एक ओपिनियन रखा गया था अबाउट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट के बारे में है एंड पार्ट 4 जो किसके बारे में है, राइट। तो यहां पे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इन दोनों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो यहां पे ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो थे उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का, कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए और दोनों में क्या हो, दोनों में हार्मनी क्रिएट हो, चाहे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, राइट। हाँ, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन भी आ गए थे, इसको लेकर बाद में इस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ गए थे। कौन से केस में? फिर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थे जिन्होंने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इसके अगेंस्ट में मतलब अपना उनका जो ओपिनियन था वो इससे डिफरेंट था। ऑलराइट, तो बेसिकली इन सारे प्रोविजंस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अभी समझेंगे हम लोग कि किस तरीके से दो प्रोविजंस के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड करने के लिए हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मेथड जो है वो यूज करते हैं। और यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, तो कोर्ट पूरे लॉ को स्टडी करता है और उसके बाद कोर्ट की साइड से क्या किया जाएगा, ये देखो, कोर्ट की साइड से ये किया जाएगा कि जहां पे दो प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि टू और मोर, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या उससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस हैं, तो कोर्ट यहाँ पे किसकी हेल्प ले सकता है? कोर्ट यहाँ पे ये बोल सकता है कि एक प्रोविजन जो है ये यहाँ पे सॉल्यूशन कोर्ट की साइड से निकल जाएगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए कोर्ट की साइड से ये कहा जा सकता है कि एक जो प्रोविजन है दैट merely provides for an exception। इज इट क्लियर? तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग अगर प्रोविजंस हैं तो कोर्ट ये बोल देगा कि एक एक्सेप्शन है और दूसरे को क्या मान लिया जाएगा, दूसरे को जनरल रूल कंसीडर किया जा सकता है। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट कर सकता है। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने का, ऑफ द जनरल रूल कंटेन्ड इन द अदर। तो एक सेक्शन में क्या आ गया, एक सेक्शन में आ गया जनरल रूल और दूसरे सेक्शन में क्या आ गया, दूसरे सेक्शन में आ गया उसका एक्सेप्शन, अब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को बताने के लिए, ठीक है, जो बेसिक जो रूल है वो बेसिक रूल यही है कि लेजिस्लेचर जो है वो कभी भी अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं चाहता था। ठीक है, तो लेजिस्लेचर अगर एक हाथ से कोई आपको राइट दे रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन से आपको कोई राइट दिया है, तो दूसरे सेक्शन से वो राइट आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। ये बात समझ में आई? लेजिस्लेचर ने अगर एक प्रोविजन में आपको राइट दिया है तो लेजिस्लेचर ये नहीं चाहेगा कि मैं उसी एक्ट में दूसरे सेक्शन से वो राइट आपसे वापस। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब केसेस आते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट को अब सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना होता है और कोर्ट फिर ये बोल देता है कि हो सकता है कि एक जो सेक्शन है उसमें जनरल रूल लिखा हो और दूसरे में उसका एक्सेप्शन लिखा हो। अब ये एक्सेप्शन कैसे लिखा हो इसको समझाने के लिए यहाँ मैं आपके साथ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो डिस्कस करता हूँ अभी। तो मैं जब आपके साथ अभी
हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है वो डिस्कस कर लूँगा, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे अब एक केस लॉ की बात करते हैं, और ये बहुत बड़ा लैंडमार्क केस लॉ है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए। इससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी अबाउट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, राइट। केस लॉ के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे जुडिशरी क्लासेस लेना चाहते हो, अगर आप मुझसे जुडिशरी लाइव पढ़ना चाहते हो, तो आप सब लोगों के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुडिशरी क्लासेस जो हैं वो ले सकते हो। अनअकैडमी की ऐप, लर्नर्स ऐप, इसके लिए आपको डाउनलोड करनी है, और अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करके आप अनअकैडमी प्लस पे मेरा सीपीसी का कोर्स अगर आप चाहते हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर मेरा लिमिटेशन का कोर्स भी अवेलेबल है। सीपीसी का लाइव कोर्स अभी ऑन गोइंग है। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपकी फैमिली में और कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उनको ये कोर्स रिकमेंड कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे आप मेरे बैच को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड, एंड द कोड इज SAVY10। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो कोड को यूज करने पे आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो दिस इज माई कोड SAVY10 विच यू कैन यूज। ऑल राइट, एंड ये मैंने बात कर ली अपने कोड के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की ऐप। तो अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आपको डाउनलोड करनी है और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो करना है। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर क्लिक कीजिए, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाके मुझे फॉलो कीजिए, और अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो वॉच माई फ्री लाइव क्लासेस ऑन द अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, और वहां पे भी आप मुझसे अलग अलग टॉपिक्स जो है उनकी क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के। ये अनअकैडमी के प्राइसिंग प्लान्स है। जिन लोगों को प्राइसिंग के ऊपर क्वेरी होती है कि अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेते हैं अनअकैडमी से तो उसके प्राइसिंग प्लान क्या है, दीज आर द प्राइसिंग प्लान ऑफ अनअकैडमी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्राइसिंग प्लान इज कि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसिंग प्लान जो है चूज कर सकते हैं। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी के ऊपर अभी एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है विच इज गोइंग टू एंड इन फ्यू डेज, जिसमें कि 12 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, 18 मंथ पे 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री, एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है यूर गेटिंग इट फॉर फ्री। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं। एंड मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुडिशरी एग्जाम 360। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस डेली अटेंड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल जुडिशरी एग्जाम 360 ऑन यूट्यूब। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ? टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @जुडिशरी एग्जाम 360, एंड यूट्यूब चैनल जुडिशरी एग्जाम 360, जहाँ पे आपको मेरी लाइव क्लासेस मिल। ऑल राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे केस लॉ के बारे में। ये वो केस लॉ है जो आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के सारे एस्पेक्ट्स पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। केस लॉ का नाम क्या है, ये देखिए। केस लॉ का नाम है राज कृष्णा वर्सेस विनोद। राज कृष्णा वर्सेस विनोद, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 202। ये केस की साइटेशन है, ये केस की साइटेशन है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट किस में था और फिर उसमें हार्मनी कैसे क्रिएट की गई, हार्मनी कैसे क्रिएट की गई। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको एक लॉ बता रहा हूँ। कौन सा लॉ था, ये देखिए। सो लॉ यहाँ पे जो इन्वॉल्व था, दैट लॉ वॉज representation of the people act, representation of the people act 1951। ये लॉ था यहाँ पे, representation of the people act 1951, ये लॉ इन्वॉल्व था। और इस लॉ के ही 2 सेक्शंस थे जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस लॉ के जो 2 सेक्शंस थे जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था
उस कॉन्फ्लिक्ट को अब जान लीजिए, समझ लीजिए। तो एक सेक्शन था यहाँ पे सेक्शन 33 का सब सेक्शन 2 और दूसरा था सेक्शन 123 सब सेक्शन 8। तो इन दो सेक्शंस को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये देखिए। लॉ मेकर कभी भी एक ही लॉ में दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें नहीं लिखेगा। लेजिस्लेचर ने जब लॉ बनाया होगा तो लॉ को कितनी बार रिव्यू किया होगा, उसके ऊपर तो पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होते हैं। सो द पॉइंट इज, अब कोड को अब इंटरप्रेट करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन कभी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के पीछे लॉजिक क्या था, और ये यहां पे समझ लीजिए। सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 की हम यहां पे बात करें तो बेसिकली दिस सेक्शन एम्पावर्स ए गवर्नमेंट। ये सेक्शन क्या करता है, ये सेक्शन एम्पावर करता है किसको, गवर्नमेंट सर्वेंट को। गवर्नमेंट सर्वेंट को एम्पावर करता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है किसी भी दूसरे पर्सन को, ठीक है, नॉमिनेट। और सेकंड, ए कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन। इज इट क्लियर, कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बेसिकली इलेक्शन लड़ रहा है तो वो उसको नॉमिनेट कर सकता है। ये बात सेक्शन 33 के सबसेक्शन 2 में लिखी। नाउ यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब में है। सेक्शन 123 का सब सेक्शन 8, ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है। किसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, असिस्ट करने के लिए, असिस्ट ए कैंडिडेट, कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, इलेक्शन इन एनी मैनर, in any manner except by casting his vote. Getting my point? Except by casting his vote. Is it clear? ये बात समझ में आई। अब यहां पे ये बात लिखी हुई है। नाउ द पॉइंट इज कि एक सेक्शन तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट एंटाइटल्ड ही नहीं है असिस्ट करे किसी कैंडिडेट को इन एन इलेक्शन इन एनी मैनर एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सिर्फ अपना वोट कास्ट कर सकता है, इलेक्शन है वोट कास्ट करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी भी कैंडिडेट की कैंपेनिंग नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा उसको। अब ये बात यहां पे लिख दी गई है, और सेक्शन 33 तो कहता है कि हाँ वो नॉमिनेट कर सकता है और वो किसी कैंडिडेट को जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बेसिकली इलेक्शन लड़ रहा है, उसका वहां पे नॉमिनेट कर सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि इन दोनों प्रोविजंस का क्या होना चाहिए, इन दोनों प्रोविजंस का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाए। ठीक है, इन दोनों प्रोविजंस में क्या पॉसिबल है, इन दोनों प्रोविजंस में हार्मनी पॉसिबल है। और हार्मनी कैसे पॉसिबल होगी कि हम दोनों प्रोविजंस को वैलिड मानेंगे सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे हार्मनी कैसे क्रिएट हुई ये आप देखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बाकी चीजें तो नहीं कर सकता, वो बाकी चीजें तो नहीं कर सकता, लेकिन एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर सकता है, ठीक है, वो वोटिंग कर सकता है, वोटिंग अलाउड है गवर्नमेंट सर्वेंट को। और वोटिंग के साथ साथ, वोटिंग के साथ साथ वो किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम क्या कर सकता है, प्रपोज भी कर सकता है। तो प्रपोजिंग एंड सेकेंडिंग ए कैंडिडेचर, सेकेंडिंग ए कैंडिडेचर। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई। तो वो ये बोल दिया कि उसको वोटिंग भी अलाउड है और वोटिंग के साथ साथ वो क्या कर सकता है, वोटिंग के साथ साथ वो प्रपोज भी कर सकता है और सेकेंडिंग एक कैंडिडेचर भी कर सकता है। तो यहां पे सेक्शन 123 सब सेक्शन 8 में
जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ये एक्सेप्शन जो है ये उसको भी कवर करता है। किसको? ये इसको भी कवर करता है कि वो किसी का नाम जो है वो क्या कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो दो प्रोविजंस का कॉन्फ्लिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर कर दिया और अपने जजमेंट में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दो केसेस और बता सकता हूँ यहाँ पे जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट से। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस यहाँ पे रेलेवेंट है और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस यहाँ पे रेलेवेंट है। जब आप इन दो केसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि किस तरीके से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने में। ऑल राइट, सो आई रियली होप इस वीडियो से आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।